सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विश्वदीप सर। और गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ओके, सो इस एक्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, थोड़ा वेटेज है इसको। ओके, सो लेट्स बिगिन। बट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट कहना चाहता हूँ कि गाइज प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाले, एकदम कम समय में मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ओके, सो जब हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया एंड इंडियन पॉलिटी में हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं। एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं कि ये जो एक्ट्स है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो ये पार्ट्स, एक कंपनी रूल एंड सेकेंड वन इज क्राउन रूल। ठीक है, जब कंपनी के अंडर में जो भी गवर्नेंस रहता है तो उस समय में जो भी एक्ट्स पारित किए जाते हैं वो सभी एक्ट को हम कंपनी रूल में इंक्लूड करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर 1858 तक जितने भी एक्ट है वो कंपनी रूल में आते हैं। तो हमने कौन कौन से एक्ट देखे थे? एक तो रेगुलेटिंग एक्ट भी देखा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ओके, सो गाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको वो भी वीडियो देखने के बाद आपको वो भी एक्ट अच्छे से समझ में आएंगे गाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 क्या हुआ था? तो एक्चुअल में ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक्ट लाया गया। एक्चुअल में जो चार्टर एक्ट है इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो 20-20 साल का डिफरेंस है। मतलब 20 साल कंप्लीट हुए कि चार्टर एक्ट लाया जाएगा, 20 साल कंप्लीट हुए कि चार्टर एक्ट लाया गया था। तो वैसे 1793 से लेकर 20 साल कंप्लीट होने के बाद 1830 में पार्लियामेंट में दोबारा फिर से एक चार्टर एक्ट लाया गया और उसमें कुछ प्रावधान रखे जाते हैं। सो सबसे पहली बात, इस एक्ट को इम्पोर्टेंट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार ये सोचने वाली बात है कि समझिए कि अगर कोई फॉरेन टेरिटरी या फिर फॉरेन पावर्स अगर हमारे कंट्री में राज कर रही है, हमारे कंट्री को गवर्न कर रही है और वो कंट्री अगर हमारे कंट्री के लिए, ठीक है, अगर कुछ पैसे सैंक्शन करते हैं, किसके लिए? एजुकेशन का फैलाव होने के लिए, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अगर जो राज करने वाली जो कोई भी पावर्स है वो हमारे कंट्री के लिए कुछ पैसे सैंक्शन करते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंस पॉइंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसी कारण की वजह से वो हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम पॉइंट्स देखेंगे तब हमें पता चलेगा। ओके, सो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो एक्ट लाया गया, चार्टर एक्ट 1830 एंड पास किया गया एंड इस चार्टर में कुछ बातें इंक्लूड की गई हैं। सो वहाँ पे इंडिया में जो भी ब्रिटिश टेरिटरी है, मतलब ब्रिटिश के अंडर जो भी इंडिया का जो हिस्सा है, एरिया है कवर, ठीक है, वहाँ पे जो भी इनहेबिटेंट्स है उनको एजुकेशन को जोड़ने के लिए एक वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न का जो भी एजुकेशन है वो एजुकेशन पढ़ाने के लिए, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए वहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे। ओके, इसलिए एक हमारे इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे। सो इसी भी एक कारण की वजह से वो एक्ट को एक इम्पोर्टेंस माना जाता है। और भी कई पॉइंट्स हैं जिससे हमें इम्पोर्टेंस इस एक्ट के बारे में पता चलता है। सो लेट्स स्टार्ट, हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड कंटिन्यू ट्रेड इन टी एंड चाइना। ओके, सो अबॉलिश ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली मतलब क्या कि इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली थी, क्योंकि हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में एज अ ट्रेडिंग कंपनी करके ही आई थी। ओके, सो उस समय से लेकर अब तक के जो ट्रेड करने की जो एकाधिकार मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मतलब उसी को ही व्यापार करने की परमिशन है, वो कंपनी ही व्यापार कर सकती है। उसके अलावा जो भी अदर मर्चेंट्स है उनको व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। इसको कहते हैं उस कंपनी की, पर्टिकुलर कंपनी की मोनोपोली। तो कंपनी की जो मोनोपोली थी वो अब इस एक्ट के तहत क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई, ठीक है। बट उसको प्रमोट किया गया, उसको अलाउ किया गया कि उसका जो ट्रेड है टी में एंड ट्रेड विथ चाइना, ठीक है। जो अब तक की जो कंपनी की मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई एंड उसको अलाउ कर दिया गया कि उसका जो ट्रेड है टी से संबंधित, ठीक है, टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ठीक है। सो बस उतने ही सीमित उस कंपनी की मोनोपोली रखी गई एंड जो अदर मर्चेंट्स उनको अलाउ किया गया इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो ये जो अदर मर्चेंट्स हैं ये टी का व्यापार कर सकते थे क्या? नहीं, बिकॉज कंपनी को इसका अधिकार
रख दिया गया था। कंपनी का जो टी के रिगार्डिंग जो ट्रेड करने का जो अधिकार है, ठीक है, उसको रहने दिया गया था, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, इट्स अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ओपन ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स, ओके, एंड कंटिन्यू ट्रेड इन टी एंड चाइना, ओके। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ओके, गॉट इट। सेकेंड पॉइंट, ओके, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज पर्पोज टू एनलाइटिंग द पीपल, ठीक है। क्राउन का वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये भी एक रीजन था कि इस एक्ट के तहत हम इंडिया में अपने रिलीजन्स का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, रिलीजन का प्रसार करेंगे, अपने भाषा का प्रचार करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाषा, रिलीजन का प्रचार करना माने ही लैंग्वेज का प्रसार उसके साथ साथ, क्योंकि हमें जब तक इंग्लिश समझ में आएगी नहीं तब तक हम जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है, इसको समझेंगे कैसे, क्योंकि उनके जो रिलीजन के सारे जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी नीति तत्व होंगे, कुछ भी होंगे, ठीक है, वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी और हमें इंग्लिश लैंग्वेज अननोन थी। तो उनको एक तो लैंग्वेज को प्रमोट करना था, एंड क्रिश्चियन मिशनरीज जैसे लैंग्वेज प्रमोट होंगे तो हम एक क्रिश्चियन के जो भी ग्रंथ है, कुछ भी बुक्स है, रिलीजियस बुक है, उसको पढ़ने के लिए हम क्या होंगे, ऑटोमेटिकली सक्षम हो जाएंगे ना। सो एक तो एक इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना, एंड साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा क्रिश्चियन जो धर्म है, क्रिश्चियन जो रिलीजन है, उसको भी प्रमोट करना, ये भी एक काम दिया गया था। सो इट्स एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को, मतलब वहाँ की जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनको अलाउ किया गया कि ठीक है, आप जो ब्रिटिश टेरिटरी है, इंडियन ब्रिटिश टेरिटरी, उस टेरिटरी में अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ओके। देन एंड फॉर द पर्पज टू इनलाइटिंग दी पीपल को इनलाइटन करने के लिए, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया गया कि आप ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, रिलीजन का। दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। हमने देखा एक तो रिलीजन का प्रसार प्रसार करना, एंड साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इसको प्रमोट करने के लिए मैंने आपको बताया 1 लाख रुपीज ब्रिटेन पार्लियामेंट की तरफ से क्या कर दिया गया था, सैंक्शन किया करता था कि इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उस पर एक एजुकेशन को प्रमोट करना, एजुकेशन से अवगत कराना, ठीक है, यही एक वहाँ पे एक ये था आर्टिकल अमंग द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज थर्ड पॉइंट। एंड लास्ट वन पॉइंट इज authorized local governments to impose taxes on persons, okay, and can also punish for not paying taxes, okay। इंडियन ब्रिटिश टेरिटरी थी, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स, ओके। सो वहाँ के जो हेड होंगे, कोई भी एक लोकल गवर्नमेंट है, तो वहाँ के कोई भी हेड है, जो गवर्निंग अथॉरिटी है वहाँ की, उनको एक परमिशन दी गई, उनको अलाउ किया गया था कि वो क्या कर सकते हैं, अब टैक्स लागू कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो रास्ता बना के दे सकते हैं, अगर मतलब सुबह मतलब उस टाइम में गांव, जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में सड़कें बनती हैं, लाइटिंग की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, तो उसके ऊपर टैक्स इम्पोज करना उस समय में, ठीक है। अगर उसके द्वारा किसी गांव में कुछ सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है, एक तो रास्ते बनाए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए टैक्स इम्पोज करने के जो अधिकार हैं वो उनको अलाउ कर दिया गया था। कौन? लोकल गवर्नमेंट्स को अलाउ कर दिया गया था कि आप टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड ऑन अ पर्सन, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करने का अधिकार इनको दिया गया था। एंड साथ ही साथ अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया, अगर किसी ने बदतमीजी की कि हम क्यों भरे टैक्स, तो उनको पनिश करने का भी जो पावर है वो दे दिया गया, ओके। एंड कैन आल्सो पनिश फॉर नॉट पेइंग टैक्स, ठीक है। अगर मैं किसी उस समय में मैं हूँ, तो अगर मैंने बोला कि नहीं मैं टैक्स नहीं भरूंगा, कौन क्या करता है तो मैं देख लूँगा, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझको पनिश करने का मतलब वहाँ का कौन, मैं एक पर्सन ही हूँ ना, पर्सन ही था, तो मुझको पनिश करने का जो पावर है वो एक लोकल गवर्नमेंट्स को दे देगा कि वो मुझे पनिश कर सकती है, वो मुझे जेल में डाल सकते हैं या फिर मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हैं जो उनके पावर में होंगी वो वाली। फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने, ओके। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमें चार्टर एक्ट 1830 में हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई, अब सिर्फ टी एंड ट्रेड विथ चाइना, बस इतना ही कंपनी के अधिकार में सीमित थे। एंड जो अदर मर्चेंट्स थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो भी अब इंडिया आके ट्रेडिंग कर सकते थे। देन इट अलाउड क्रिश्चियन मशीनरीज को अलाउ कर दिया गया कि वो अब इंडिया आ सकते हैं।
इंग्लिश एंड साथ ही साथ क्रिश्चियन रिलीजन, इसका भी प्रचार प्रसार वो लोगों में कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न की जो एजुकेशन सिस्टम है, वेस्टर्न का जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन इंडियन ब्रिटिश टेरिटरी में उसका प्रमोट करना, ठीक है। सो वो भी एक यहाँ पे एक्ट, वो भी ये भी एक क्या बोलते हैं उसको लाया गया था, ठीक है। सो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एजुकेशन उनके द्वारा हमारे इंडिया में एक एजुकेशन प्रमोट करना, हमें एजुकेशन करना, उनकी जो सोच है ना, उनकी सोच है कि हम इसमें राज कर दे कंट्री में और वहाँ के लोगों को एजुकेशन देना, मतलब ये अच्छी बात है ना। सो इसलिए इस एक्ट को एक इम्पोर्टेंस माना जाता है। एंड लोकल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया गया कि इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, एंड उसको ये भी पावर दिए गए थे कि अगर किसी ने टैक्स पे नहीं किया तो वो पनिश भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1830। अब देखिए गाइज, अब हमें इस एक्ट को ध्यान में कैसे लाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इसके हमें बुलेट्स नोट्स कैसे निकलने हैं। बुलेट्स नोट्स कैसे निकलने हैं वो हमें आना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिगिनर से या फिर अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप बिगिनर से और आपको समझ में नहीं आता कि बुलेट्स नोट्स कैसे बनाएं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी करनी होती है। एक बार हमें वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है, हमारे दिमाग में वो बात बैठ गई, उसके बाद में हम एक छोटे छोटे वर्ड्स में हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे पूरा क्लीन ही कर लेता। सो लेट्स सी गाइज, अब देखिए मैंने यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे अबॉलिश, अलाउड, स्प्रीड एंड लोकल गवर्नमेंट, इतने 4 ही वर्ड है, ठीक है, 4 वर्ड है। दिस इज 1, दिस इज अलाउड, अलाउ, स्प्रीड एंड लोकल गवर्नमेंट। देखिए कैसे ये 4 वर्ड्स में हम पूरा चार्टर एक्ट ऑफ 1830 याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी और आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो, तो देखिए आप भी बिल्कुल गेस कर सकते हैं ये 4 वर्ड्स में चार्टर एक्ट क्या है, ठीक है। सबसे पहले अबोलिश क्या कर दिया था, हमें अपने माइंड को क्वेश्चन करना होता है कि अबोलिश क्या कर दिया गया था। तो यहाँ पे कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी, लेकिन अलाउ किस में कर दिया उनको, टी एंड ट्रेड विद चाइना एंड अदर मर्चेंट्स को प्रमोट कर दिया गया, परमिशन देगी कि वो भी इंडिया आ सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड अलाउड, क्या अलाउड कर दिया यार, क्रिश्चियन मशीनरीज को परमिशन देंगे कि वो इंग्लिश के साथ साथ एक क्रिश्चियनिटी का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्प्रेड, क्या स्प्रेड करना है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडियन ब्रिटिश टेरिटरी। फोर्थ इज लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देंगे कि वो टैक्सेस के रिगार्डिंग टैक्स लागू कर सकते हैं, इम्पोज द टैक्सेस एंड कैन आल्सो पनिश, और वो पर्सन को पनिश कर सकते हैं अगर किसी ने टैक्स पे नहीं किया। सिंपल, समझ में आया। तो ऐसे एक नोट्स हम बना सकते हैं एकदम शॉर्ट में, और ऐसे नोट बनाना चाहिए और रिमेंबर करने की हमें कोशिश करना चाहिए। ऐसे छोटे से वर्ड्स में हमें रिमेंबर करने की वो कैपेसिटी, रिमेंबर करने की हमें कोशिश करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन थर्ड टाइम जब हम रिमेंबर करेंगे तब हमारे दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, ठीक है। सो इस प्रकार से हम एक पेज पे पूरे एक्ट की सीरीज हम लिख सकते हैं, मतलब एक पेज पे जितने भी एक्ट है ना उतने एक्ट एक ही पेज में आ जाएंगे, ठीक है। सो ऐसी स्टडी हमें करना चाहिए। आपकी मेथड, आपकी पद्धत, आपकी टेक्निक अलग हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ तक ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पे हम एंडिंग कर लेते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ बताइए, समझ में आया है कि नहीं ये भी बताइए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।